आज हम लोग बात करेंगे इस क्लास में नेशनल कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेशनल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, नेशनल इनकम रिलेटेड जो टर्म्स हैं, नेशनल इनकम को हम लोग कई तरीकों से कई कॉन्सेप्ट में समझ चुके हैं, जैसे जीडीपी के रूप में, जीएनपी के रूप में, है ना, और ग्रॉस वैल्यू एडिशन के रूप में। तो ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स में कुछ आपको पिछले वीडियोस में समझने का मौका मिल गया है और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको और गहराई से समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर आज हम आपसे बात करेंगे नेशनल प्रोडक्ट, यानी जो राष्ट्रीय उत्पाद होते हैं उनके बारे में, और राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित ही ये शब्द यहाँ तक दिए गए हैं। और उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है नेट कॉन्सेप्ट, है ना। तो नेट कॉन्सेप्ट और नेशनल प्रोडक्ट, इसके अलावा तीसरी चीज हम आपको एक और चीज बताएंगे जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इसके बारे में भी हमने बताया है। ये प्रोडक्ट मेथड जो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं उसी का दूसरा नाम है। यहाँ संक्षेप में उसके टर्म्स आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ आंकड़े जो पिछले 1-2 साल के जो आंकड़े हैं वो भी हम आपको दिखा देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीबीए ये आंकड़ों में किस तरह से दिखाई पड़ते हैं। तो वो भी हम आपको इस वीडियो में आपके सामने हम लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जीएनपी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जीएनपी का जो कॉन्सेप्ट है ये नेशनल प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड है। अब पहली चीज तो ये कि नेशनल प्रोडक्ट का जो टर्म हमने बताया था, दो टर्म हमने बताए थे आपको, एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताया था और दूसरा नेशनल प्रोडक्ट बताया था। जब नेशनल प्रोडक्ट हमने बताया था तो आपको क्या बताया था, उसमें हमने ये जिक्र किया था कि किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर, यानी कि देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, जो भी नागरिक हैं, जो भी सिटीजन हैं वहां के, देश के भीतर और देश के बाहर जो भी आय अर्जित करते हैं, Whatever the income they make, जो भी आय वो अर्जित करते हैं, उन सबको अगर मिला लिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो राष्ट्रीय आय का कंसेप्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो घरेलू आय है, यानी कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से, यानी जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें से अगर हम शेष विश्व को जो भी भुगतान की गई राशि है, यानी कि बाहर के लोगों ने हमारे देश में जो आय अर्जित की है उसे माइनस कर दीजिए, और हमारे देश के लोगों ने दूसरे देश में जाकर के जो आय अर्जित की है उसे प्लस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वही प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। उसी चीज को यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन किया गया है। यानी बात शुरू होती है नेशनल प्रोडक्ट से, लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्ट में आ जाता है नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, अगर डिफाइन करना है आपको तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक वर्ष के भीतर, विद इन ए ईयर, देश के सामान्य नागरिकों के द्वारा, जो हमारे सिटीजन है, सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, देश की घरेलू सीमा के अंदर या आर्थिक सीमा के अंदर, हमारे देश के अंदर या देश के बाहर, वो जो नागरिक हैं देश के अंदर उत्पादन कर रहे हो या देश के बाहर उत्पादन कर रहे हो, जो भी वस्तु या सेवा का उन्होंने उत्पादन किया है उनकी कीमतों को ऐड कर दीजिए, तो वो जो वैल्यू आपको मिलेगी वही वैल्यू आपकी जीएनपी कहलाएगी। अगर इसको आप जीडीपी के साथ लिंक करेंगे, क्योंकि जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी में ये होता है कि जो भी लोग देश की घरेलू सीमा के भीतर या आर्थिक सीमा के भीतर, देश की आर्थिक सीमा या डोमेस्टिक सीमा के भीतर, यानी कि हमारी घरेलू सीमा के भीतर जो भी लोग उत्पादन कर रहे हैं, यानी वो हमारे देश के लोग भी हो सकते हैं और विदेशी लोग भी हो सकते हैं, तो वो डोमेस्टिक रूप में यानी घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादन करेंगे उनके वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य है वो जीडीपी हो जाता है। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल गया है। यहां पर हमने ये लिया है कि हमारे देश के ही नागरिक होने चाहिए, वो हमारे देश में उत्पादन करें। उत्पादन क्या करेंगे, वस्तु या सेवा, या वो दूसरे देश में जाकर उत्पादन करें, क्या करेंगे, वस्तु या सेवा। और अगर हमारे देश के नागरिक दूसरे देश में जाकर उत्पादन कर रहे हैं वस्तु या सेवा, उसका जो मौद्रिक मूल्य है वो हमारे देश में ऐड हो रहा है।
और हमारे देश में जो नागरिक ऑलरेडी रह रहे हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, निवासी हैं, वो जो वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, वो उन दोनों को जोड़ दीजिए और साथ में क्या माइनस कर दीजिए, वो लोग जो विदेशी हैं, बाहर के हैं, गैर निवासी हैं, लेकिन हमारे देश में उत्पादन कर रहे हैं, उनकी वस्तु और सेवा के मूल्य को माइनस कर दीजिए, तो बन जाएगा जीएनपी। इसीलिए फॉर्मूले में साफ लिखा हुआ है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, जहां एक्स जो है देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय है, ये देखिए जीडीपी में ऐड हो गया, और एम क्या है, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय है, वो विदेशी लोग जो हमारे देश में आय अर्जित कर रहे हैं उसे हमने माइनस कर दिया। ये हो गया आपका ग्रॉस कंसेप्ट, यानी कि जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये हमारा जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन गया। तो ये फॉर्मूला आप आसानी से याद रख पाएंगे कि जीडीपी में अगर हमारे देश के वो लोग जो दूसरे देश में आय अर्जित कर रहे हैं और उस आय का लाभ हमारे देश को मिल रहा है, उसे जीडीपी में ऐड करिए, और वो दूसरे देश के लोग जो हमारे देश में आय अर्जित कर रहे हैं और अपने देश में ले जा रहे हैं, उन्हें माइनस करिए, तो आपको मिल जाएगा जीएनपी, जिसको फॉर्मूले के रूप में जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम के रूप में दिखाया गया है। क्लियर? अब इसी से बहुत अगर आपने फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस समझ लिया है, इसी टॉपिक के अंतर्गत जो हमने टर्म्स वाला पहली क्लास हमने रखी है, उस क्लास में आप देखिए हमने ये शब्द को खूब अच्छी तरह परिभाषित किया है। अगर आपके पास वो टर्म नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को देखिए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप, हमेशा आपको याद रहेगा। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या हुआ कि चार चीजें, पहली चीज क्या होगी, हमारे पास लैंड, यानी कोई भी इंडस्ट्री लगानी तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, और तीसरी चीज लैंड, लेबर, कैपिटल, और क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। अब अगर आपके पास कोई भी आप उत्पादन कर रहे हैं, कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। उन सबको लगा करके, अब उसमें कोई और चीज मत जोड़िए, आप टैक्स को कुछ नहीं जोड़ना है, आपको कोई टैक्स नहीं जुड़ेगा। जो एक्चुअल खर्च हुआ, उस एक्चुअल खर्च के आधार पर जब आप वैल्यू निकालेंगे, जब जीडीपी के साथ कर रहे थे तो जीडीपी एक्ट फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे, और अगर जीएनपी के साथ करेंगे तो वो जीएनपी एक्ट फैक्टर कॉस्ट हो गया। उसमें हम कोई टैक्स ऐड नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि अगर सरकार ने उस पर कोई सब्सिडी दी है, if the government has provided any subsidy, if, अब हर केस में तो सब्सिडी मिलती नहीं है, लेकिन अगर सब्सिडी दी है तो वो आपके कॉस्ट को कम कर देता है, तो इसीलिए वो फैक्टर कॉस्ट में से माइनस हो सकता है, अगर माइनस हुआ है तो। लेकिन सामान्य भाषा में, इन जनरल टर्म्स, अगर आप फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहते हैं, चाहे वो जीडीपी का निकालें चाहे जीएनपी का निकालें, तो आपको कोई भी टैक्स को उसमें ऐड नहीं करना है। केवल जो सरकार के द्वारा अगर कोई सब्सिडी वगैरह दी गई है उसे माइनस कीजिए, तो वो फैक्टर कॉस्ट पे निकल आएगा। अगर सब्सिडी नहीं दी गई है तो माइनस होने का सवाल ही नहीं उठता। केवल लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो उसमें लगाया, उससे जो प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट जो हमारे देश के नागरिकों ने देश में बनाया, हमारे देश के नागरिकों ने दूसरे देश में जाके बनाया और उससे पैसा कमाया, वो सारे वैल्यू को ऐड करिए, आपको जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए, आपको जीएनपी आप नहीं निकालना चाहते, जीडीपी है आपके पास, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो क्या करेंगे? अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है आपके पास, यानी आपने क्या किया, देश के भीतर के लोगों का जो भी वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य था, जो फैक्टर कॉस्ट पर था, उसे आपने रखा, और उसमें क्या करिए, हमारे देश के वो लोग जो दूसरे देश में उत्पादन कर रहे हैं और जो उन्होंने खर्च किया, फैक्टर खर्च है ना, साधन मूल्य पर जो खर्च किया, वो जो उन्होंने कमाया, उस पर जो उन्होंने कमाया उसे आप इसमें ऐड कर दीजिए। और दूसरा जो हमारे देश में लोग थे, विदेशी लोग, उन्होंने जो आय अर्जित की,
फैक्टर कॉस्ट पे और जो उन्होंने वापस भेज दिया उसे माइनस कर दीजिए, तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। जनरली इसकी उपयोगिता वर्तमान में नहीं है, तो इसीलिए ये जो चीज है ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फैक्टर कॉस्ट की जरूरत आपको जब पड़ेगी इसे समझने के लिए मैंने ये आपको बताया। फिर मैंने एक चीज और बताया था कि आजकल बेसिक प्राइस का भी इस्तेमाल होता है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं कि आपको उपयोग में आए ही, ज्यादातर उपयोग में आजकल ये या तो जीडीपी आता है मार्केट प्राइस या फिर ग्रॉस वैल्यू एडिशन आता है। ये सब कॉन्सेप्ट की जरूरत बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी होती है। तो अगर आपको बेसिक प्राइस पे जाना है तो क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, याद कीजिए मैंने आपको प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी के बारे में बताया है। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पे जाना है तो आप केवल इतना करिए कि प्रोडक्शन टैक्स को उसमें ऐड कर दीजिए और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर दीजिए। अब आप ये नहीं सोचिए कि हमने प्रोडक्शन टैक्स से प्रोडक्शन सब्सिडी तो पढ़ी नहीं है, हमने एक क्लास में पूरी अच्छी तरह आपको प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी को समझाया है, तो आप उसका फायदा उठाइए। प्रोडक्शन टैक्स का मतलब क्या हुआ, जब इंडस्ट्री को लगाने के दौरान जो रेवेन्यू वगैरह जो इंडस्ट्री को खर्च करना पड़ता है, स्टैंप ड्यूटी के रूप में, रजिस्ट्रेशन के रूप में या और किसी तरीके से लाइसेंस फी के रूप में, वो जो टैक्स होता है जो एक बार इंडस्ट्री को लगाना पड़ता है तो उसे प्रोडक्शन टैक्स कहते हैं, जो शुरुआती तौर पर होता है प्रोडक्शन टैक्स। और अगर शुरुआत में कोई सब्सिडी मिली है उसे माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। अब ये फैक्टर कॉस्ट नहीं रहेगा, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट था लेकिन उसमें आपने प्रोडक्शन टैक्स जोड़ दिया, प्रोडक्शन सब्सिडी घटा दिया, तो ये जीएनपी एट बेसिक प्राइस हो गया। बेसिक प्राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर। जीएनपी मार्केट प्राइस ये यूज होता है, दिस इज मोस्टली यूज्ड, ये मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट ही ज्यादातर यूज होता है। तो आपको क्या करना है, बेसिक प्राइस तो आपके पास है ही, बेसिक प्राइस आपने निकाल लिया था। अब उस बेसिक प्राइस में जो सरकार ने टैक्सेस लगाए, जीएसटी लगाया, कस्टम ड्यूटी लगाया या कोई अन्य टैक्स, अब वो तो प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट को मालूम है, हर एक प्रोडक्ट पर अलग अलग टैक्स लगाते हैं, कुछ पर कम टैक्स लगता है, कुछ पे ज्यादा लगता है, जैसा भी टैक्स लगा है वही है प्रोडक्ट टैक्स। प्रोडक्ट के बनने के बाद लगने वाला टैक्स, पर यूनिट लगने वाला टैक्स, वो जो टैक्स है ये प्रोडक्ट टैक्स है। वो प्रोडक्ट टैक्स जो है इसमें ऐड कर दीजिए बेसिक प्राइस में। और अगर कोई सब्सिडी, कई बार ऐसा होता है वस्तु की कीमत ज्यादा है और वो उपयोगी चीज है तो सरकार सब्सिडी भी देती है, उसे माइनस कर दीजिए प्रोडक्ट सब्सिडी को, तो क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जरूरी नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट जो है इस्तेमाल ही किए जाएं, लेकिन फैक्टर कॉस्ट आप जब भी देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, तो आप कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, इसलिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ करके ये आपको दिखाया है। नहीं तो क्या होता है, आप एक बार पढ़ते हैं फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस और बाद में भूल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने हर एक टॉपिक के साथ ये अलग अलग आपको बताया, तो ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए। अब आप नेशनल प्रोडक्ट यानी राष्ट्रीय उत्पाद से आगे निकलते हैं, है ना। राष्ट्रीय उत्पाद समझ गए आप, क्लियर हो गया। मैंने बार बार रिपीट कर दिया कि अगर जीडीपी में आप विदेशों में अर्जित आय, हमारे नागरिकों ने जो विदेशों में आय अर्जित की है उसे जोड़ दीजिए और हमारे देश में विदेशियों ने जो आय अर्जित की है उसे घटा दीजिए, तो जीडीपी के साथ ये दोनों चीज जुड़ के ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। और यहाँ पर खास बात यह है कि हमारे नागरिकों के द्वारा ये पूरा का पूरा काम होता है। विदेशियों की आय को तो घटा दिया हमने, हमें मतलब ही नहीं है। यहां पर पूरा का पूरा जो हमारा जो इनकम है ये नेशनल प्रोडक्ट है, यानी हमारे लोगों के द्वारा ये काम किया गया। इसीलिए इसकी जरूरत नेट कॉन्सेप्ट में एक जगह पड़ेगी, जो पड़ी भी है आपको। आपने अगर वो वीडियो देखा हो हमारा, जिसमें हमने बताया है आपको नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड, तो वहां आप देखेंगे कि आपको नेट कॉन्सेप्ट कई जगह हमने ये शब्द इस्तेमाल किया, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और जब पर कैपिटा इनकम निकालना होता है वहां पर भी इसकी जरूरत होती। क्यों? क्योंकि हमारे नागरिकों को के द्वारा जो आय अर्जित की गई है उसकी हमें ज्यादा जरूरत है अगर पर कैपिटा निकालना है। तो इसीलिए पर कैपिटा निकालने में
उस नेट कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। तो जीएनपी से जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो नेट कॉन्सेप्ट बनता है। नेट कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? जब सकल मूल्य में से when from the gross value the depreciation is reduced, जब depreciation को माइनस कर दिया जाता है, ये depreciation शब्द आ रहा है नया, है ना, हिंदी में मूल्यह्रास कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मूल्यह्रास, यानी किसी चीज की कीमत जो है वक्त के साथ कम हो जाती है, मूल्यह्रास। भाई क्योंकि आप इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई भी फैक्ट्री लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, आप मशीनरी खरीद के लाएंगे, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं, कैपिटल गुड्स खरीद के लाएंगे, तो क्या 2015 में जो चीजें आपने खरीदी उसकी जो कीमत थी या जो उसका प्राइस था, क्या 2020 में भी उतनी रहे? अगर मैं पूछूं कि 2015 में आपने एक गाड़ी खरीदी, एक मोटरसाइकिल खरीदी और 2020 में उसकी कीमत, तो क्या उस समय आपने 60,000 में खरीदी तो क्या 2020 में भी वो 60,000 की होगी? नहीं होगी। आप खुद ही बोलेंगे अरे सर वो तो कीमत तो कम होती जाती है, डेप्रिसिएट होती जाती है। अगर 60,000 की गाड़ी को जो 2015 में खरीदी 20 में बेचने जाएंगे तो मुश्किल से 10 से 15,000 रुपए मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं, मशीनरी होती है, ऐसे मशीनें, ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत वक्त के साथ कम होती जाती है, वो डेप्रिसिएट होती जाती है, तो उनकी कीमत को आपको माइनस तो करना पड़ेगा ना। जो आपने किसी एक पर्टिकुलर ईयर में कीमत को ऐड किया, कैपिटल गुड्स की वैल्यू को, अगले साल जब आप वैल्यू निकालेंगे तो उस चीज की कीमत थोड़ी कम हो जाएगी। अब वो डेप्रिसिएशन का रेट हर एक देश अलग अलग रखता है। किसी चीज का डेप्रिसिएशन रेट भारत में अलग होगा, उसी चीज का डेप्रिसिएशन रेट अमेरिका में अलग होगा। कार की वैल्यू, कार की जो कीमत है इंडिया में, डेप्रिसिएशन के जो रेट होंगे वो अलग होंगे, यूएसए में अलग होंगे, यूरोप में अलग होगा, जर्मनी में अलग होगा। अगर मान लीजिए किसी देश में ये मान्यता हो कि नहीं नहीं ये कार जो है 5 साल में जो है ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करने लग जाता है और हमारे देश में पॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो क्या होगा? उनके डेप्रिसिएशन रेट ज्यादा होंगे। पता चला उन्होंने 25% का डेप्रिसिएशन रेट रखा कि अगर कोई चीज 10 लाख की है तो अगले साल ही 2.5 लाख डेप्रिसिएट हो जाएगी, उसके बाद फिर 2.5 लाख डेप्रिसिएट हो जाएगी, 5 साल में उसकी वैल्यू 0। लेकिन भारत में, चूंकि भारत डेवलपिंग कंट्री है, तो इतना फास्ट डेप्रिसिएशन रेट नहीं रखा जाता है। एक सामान्य बात है समझने के लिए कि इतना फास्ट डेप्रिसिएशन नहीं रखते हैं। तो यहां पर नेट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम ग्रॉस वैल्यू में से जो कैपिटल गुड्स, जो वस्तु हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन वस्तुओं का की जो कीमत साल दर साल कम होती जा रही है, ईयर बाय ईयर, उसी चीज को डेप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। तो अगर आपको मूल्यह्रास करना दिखाना है तो इसमें भी 3-4 कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। जैसे देखिए, जीडीपी अगर फैक्टर कॉस्ट निकाला गया है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकला हुआ है, वैल्यू है आपके पास, आप ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू अगले साल कम हो गई लेकिन वो अभी भी इस्तेमाल हो रही है, तो आप क्या करेंगे? उसकी वैल्यू को कम रखेंगे। यानी कैपिटल गुड्स की जो वैल्यू होगी, जो आपने यूज की है, वो डेप्रिसिएट होके यूज होगी, तो माइनस डेप्रिसिएशन कर दीजिए। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज द जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, सब में डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अगर मान लीजिए एनडीपी एट बेसिक प्राइस निकाला हुआ है, तो एनडीपी एट बेसिक प्राइस क्या करेंगे? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, और क्या कर देंगे इसमें से क्योंकि एनडीपी एट बेसिक प्राइस निकालना है, तो इसमें से आप डेप्रिसिएशन कर दीजिए, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सब में आएगा, डेप्रिसिएशन विल बी प्रेजेंट एवरीवेयर। जब भी आप नेट वैल्यू निकालना है आपको, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकाला तो एनडीपी जब निकालेंगे तो जीडीपी में से आप क्या कर दीजिए? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। और यहां पर जब एनडीपी बेसिक प्राइस पर निकालेंगे तो यहां पर आपको जीडीपी आपने ली थी, लेकिन यहां पर हम एनडीपी ले रहे हैं, तो फैक्टर कॉस्ट, तो
अब चूंकि ये बेसिक प्राइस में क्या होता है, प्रोडक्शन टैक्स जुड़ जाता है और प्रोडक्शन सब्सिडी घट जाता है, तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में इन दोनों को जोड़िए, यानी इनको जोड़िए, इनको घटाइए और साथ में एक और चीज घटा दीजिए। क्या घटा दें? डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब अगर एनडीपी मार्केट प्राइस करना है तो क्या करेंगे? एनडीपी बेसिक प्राइस, एनडीपी बेसिक प्राइस ले लीजिए, प्रोडक्ट टैक्स को ऐड करिए, प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस कीजिए और इनमें से डेप्रिसिएट कर दीजिए। किसको? इसमें डेप्रिसिएशन आप लगा दीजिए, यानी कि जो जो चीजें आपने पिछले साल यूज की है इस साल उसकी कीमत कम हो गई तो आपको एनडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। यानी कि एक सीधी भाषा में कहें तो देखिए क्या होता है कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो आप क्या करेंगे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, लेकिन जीडीपी एट मार्केट प्राइस के अलग अलग फॉर्मूले हो जाते हैं। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन विल गेट एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ये एनडीपी के कॉन्सेप्ट को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि हो सकता है कुछ बोलने में मुझसे चूक हो गई होगी, तो एक बार आप इसे करेक्शन में लीजिएगा कि अगर कहीं कुछ मिस्टेक ना हुई हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से देखिए कि नेट कॉन्सेप्ट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन की जरूरत होती है, पहली बात। दूसरी चीज, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना है तो आप जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। दो, तीसरी बात, अगर आपको एनडीपी बेसिक प्राइस निकालना है तो आप इसी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की जगह पर जीडीपी बेसिक प्राइस लेंगे और उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। तीसरी बात, अगर आपको एनडीपी मार्केट प्राइस निकालना है तो आप जीडीपी मार्केट प्राइस लिखेंगे और उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। ठीक, एक बात क्लियर। फिर अब क्या होता है, यहां पर मैंने जो लिखा है ये फैक्टर थोड़ा सा चेंज हुआ है, यही चीज मैं करेक्ट करना चाहता हूं कि देखिए अगर आपने एनडीपी बेसिक प्राइस लिखा, एनडीपी बेसिक प्राइस लिखा तो ऑलरेडी एनडीपी बेसिक प्राइस लिखते समय आपने क्या किया? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में से आपने क्या कर लिया है? ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कर लिया है। यानी जब एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आपने लिखा तो आपने जीडीपी में से डेप्रिसिएशन कर लिया है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि एनडीपी एट बेसिक प्राइस मतलब एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या जोड़ देंगे? बेसिक प्राइस के लिए प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ना है और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर लेना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनडीपी मार्केट प्राइस निकालना चाहते हैं, ऑलरेडी आपके पास बेसिक प्राइस है एनडीपी बेसिक प्राइस, और एनडीपी बेसिक प्राइस का मतलब क्या हो गया कि ऑलरेडी आपने जीडीपी बेसिक प्राइस में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया हुआ है, तो आपको फिर से माइनस करने की जरूरत नहीं है। एनडीपी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनडीपी बेसिक प्राइस, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? बेसिक प्राइस में क्या जोड़ना पड़ता है तो मार्केट प्राइस बन जाता है? प्रोडक्ट टैक्स जोड़ना पड़ता है, प्रोडक्ट टैक्स जोड़ना पड़ता है और प्रोडक्ट सब्सिडी घटाना पड़ता है। जब हम आपको नेशनल कॉन्सेप्ट में बता रहे थे तो भी यही चीज बताया था। तो फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस, पूरा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है। प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट सब्सिडी, यहां पर ग्रॉस और यहां पर नेट। अब ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट निकाला था अपन ने। अब हमारे पास एक नई चीज आ गई, यहां पर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ है, ये भी नेट कॉन्सेप्ट में आएगा, ये नेट कॉन्सेप्ट में आएगा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, अगर एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है तो ग्रॉस कॉन्सेप्ट में से, ग्रॉस नेशनल कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। यहां पर क्या ले लिया हमने? जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि जीएनपी फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी है आपके पास, और जीएनपी फैक्टर कॉस्ट आपको मालूम ही है जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कैसे बनता है। तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बनता है, देखिए यहां पर मैंने लिखा भी है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब क्या हुआ, हमारे देश के लोगों के द्वारा विदेशों से अर्जित आय को प्लस करना है और दूसरे देश के लोगों के द्वारा हमारे देश में जो आय अर्जित की गई है उसे माइनस करना है। हम लोग जब ग्रॉस नेशनल वैल्यू निकाल रहे थे तो यही कर रहे थे, जीडीपी में से क्या कर रहे थे, यही चीज माइनस कर रहे थे, प्लस एक्स माइनस एम, उसे रिकॉल कर लीजिए। तो यहां पर देखिए एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। यहां पर हमने जीएनपी को जीडीपी में कन्वर्ट किया, तो जीडीपी में कन्वर्ट किया तो देखिए जीडीपी फैक्टर कॉस्ट और उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन हमेशा जब नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि जो मूल्य ह्रास है, यानी जो फैक्टर, जो चीजें आपने पिछले साल इस्तेमाल की थी, जो कैपिटल गुड्स इस्तेमाल की थी, मशीनरी इस्तेमाल की थी, वस्तु इस्तेमाल की थी, अगर उसकी कीमत घट रही है तो इस साल आपको उसकी वैल्यू अगर आप लेते हैं तो उसको डेप्रिसिएट करके लीजिए। हाँ, एक चीज है जिसकी वैल्यू घटती नहीं है सामान्यतया, वो चीज है लैंड, जमीन। जमीन की वैल्यू सामान्यतः बढ़ती है तो घटती नहीं है, तो उसको डेप्रिसिएशन में उसकी संभावना कम रहती है। बाकी जितने भी गुड्स होते हैं जो परचेज करते हैं आप, कैपिटल गुड्स होते हैं, मशीनरी होती है, जो आप फैक्टर इस्तेमाल करते हैं, उनके घटने की संभावना ज्यादा रहती है और अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डेप्रिसिएट करना है। तो ये क्लियर हो गया, ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसीलिए मैंने इसको घेर के रखा है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कीजिए। और जीएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम एट अब्रॉड को प्लस कीजिए और डेप्रिसिएशन को माइनस कीजिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पता चल गया, अब एनएनपी बेसिक प्राइस देख लीजिए। एनएनपी बेसिक प्राइस में क्या होगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी आपके पास है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी आपके पास है, तो क्या करेंगे, केवल उसमें प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ दीजिए और उसमें से प्रोडक्शन सब्सिडी को घटा दीजिए, हो गया एनएनपी बेसिक प्राइस। और अगर एनएनपी मार्केट प्राइस पर निकालना हो तो क्या करेंगे, एनएनपी बेसिक प्राइस लिखिए, उसमें प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ दीजिए और उसमें प्रोडक्ट सब्सिडी को घटा दीजिए, है ना। मैंने ये पिछले बार भी करेक्ट करके आपको अच्छी तरह बताया था कि कैसे फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पे जाना है और बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस पे जाना है। फैक्टर कॉस्ट केवल लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें जो खर्च किया वो लगाइए, अगर सब्सिडी कुछ मिली है उसे घटाइए। बेसिक प्राइस में जाना है तो वो जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें प्रोडक्शन टैक्स को ऐड कीजिए और प्रोडक्शन सब्सिडी कुछ मिली है तो उसे घटा दीजिए। और अगर बेसिक प्राइस से आपको मार्केट प्राइस पे जाना है तो आप तो उसमें क्या करिए, वो जो गुड्स आपने बनाया या जो सर्विसेज आपने तैयार की, उस गुड्स या सर्विसेज पर जो सरकार ने टैक्स लगाए हैं, खासकर इनडायरेक्ट टैक्सेज, उसे आप ऐड कीजिए। लेकिन अगर सरकार ने अगर कोई प्रोडक्ट सब्सिडी दी है उसे आप माइनस कीजिए, तो आप एनएनपी मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हैं। अब आप देखिए आगे, अब अगर आपको पर कैपिटा इनकम निकालना है, हमारे देश के लोगों की आय कितनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है उसका इस्तेमाल करना। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट क्यों इस्तेमाल करना, क्योंकि ये एनएनपी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें केवल हमारे देश के लोग शामिल होंगे। एनएनपी में क्या होगा, क्योंकि जीएनपी से बना एनएनपी, एनएनपी कैसे बना, जीएनपी से बना, जीएनपी से डेप्रिसिएशन, और जीएनपी में क्या है, केवल हमारे देश के लोग हैं जो अपने देश में उत्पादन कर रहे हैं या दूसरे देश में उत्पादन कर रहे हैं, विदेशियों को हटा देना है। अगर आप कोई और कॉन्सेप्ट लेंगे तो उसमें विदेशी भी शामिल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना, आपको एनएनपी लेना है, क्योंकि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लेंगे तो हमारे देश के नागरिक ही केवल बचेंगे, और हमारे देश के नागरिक जितने हैं, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, हमारे देश की जनता, उसको आप डिवाइड कर दीजिए एनएनपी फैक्टर कॉस्ट से, तो आपकी पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं जीबीए
एट ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोलते हैं, जीवीए। अब जीवीए को मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड में अच्छी तरह बताया है, इसे शॉर्ट में एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए क्या है, पहली चीज तो जीवीए मतलब क्या हुआ, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। फिर आप देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट में से जो किसी भी चीज की जो फाइनल कॉस्ट है, जो फाइनल जो चीज बनी वो उसकी आउटपुट होगी, लेकिन आउटपुट तक पहुंचने में 2-3 बार उसमें 2-3 अलग अलग जो कंपनियां थी या उद्योग थे, उस प्रोडक्ट को उन्होंने कुछ कुछ चीजें उसमें ऐड की, उसे बनाने में उसकी मदद की। तो वो जिन लोगों ने उसको बनाने में मदद की वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ। उस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, है ना। तो फाइनल यानी आउटपुट वैल्यू में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू एडिशन होगा। मतलब क्या एडिशन किया। ग्रॉस वैल्यू एडिशन को एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक किसान ने गेहूं एक शहर के व्यक्ति को बेचा। अब किसान ने 20 रुपए किलो की दर से गेहूं किसको बेचा, एक शहर के व्यक्ति को। तो शहर के व्यक्ति ने 1 किलो गेहूं यदि खरीदा तो कितने में खरीदा, 20 रुपए में। किसान ने 20 रुपए किलो बेचा, शहर के व्यक्ति ने उसे 1 किलो गेहूं को खरीदा, उसको 20 रुपए कीमत पड़ी। ठीक, अब यहां पर किसान ने जो बेचा वो बेसिकली किसान ने जो वैल्यू एडिशन किया, मान लीजिए 0 से, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने 0 से किया, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि खर्च तो उनको भी हुआ होगा। लेकिन यहां पर चूंकि हमें इस एक एग्जाम्पल के रूप में देखना है तो ये मान लीजिए कि किसान ने 20 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, और जब वो 20 रुपए का वैल्यू एडिशन किया उसके बाद वो जाकर के शहर के व्यक्ति को बेचा। शहर के व्यक्ति ने उसे 20 रुपए में खरीदा। 1 किलो का हिसाब देखते हैं। अब उस शहर के व्यक्ति ने क्या किया, उसकी साफ सफाई की, उसे और बेहतर बनाया, उसे पैकेजिंग कर दी और बढ़िया पैकेट बना करके उस गेहूं को एक फैक्ट्री को बेच दिया, जो बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री को जब बेचा उसने तो उस 1 किलो गेहूं को की कीमत हो गई 40 रुपए। यानी कि यहां पर उस शहर के व्यक्ति ने क्या वैल्यू एडिशन किया, 20 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। ठीक, पहले किसान ने 20 रुपए, फिर नंबर 2 उस शहर के आदमी ने 20 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, अब 40 रुपए, और 40 रुपए किलो की दर से उसने बेचा किसको, बिस्कुट फैक्ट्री को बेचा। अब बिस्कुट फैक्ट्री में उससे जो बिस्कुट बनाया गया उससे जितनी बिस्कुट बनी उससे मिला 80 रुपए, उससे जितनी बिस्कुट बनी उससे मिला 80 रुपए। अब आप देखिए वो 20 रुपए किलो का गेहूं जब मार्केट में फाइनली लोगों के हाथ में पहुंचा तो कितने रुपए का था, 80 रुपए का था। तो फाइनल वैल्यू कितना हुआ, 80 रुपए। फाइनल वैल्यू 80 रुपए। ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम लोग। फाइनल वैल्यू यहां पर 80 रुपए हो गया। अब 80 रुपए तक कैसे पहुंचते हैं आप देखो, इसमें वैल्यू एडिशन कहां हुआ, पहले फार्मर ने वैल्यू एडिशन किया कितने का, 20 रुपए का। दूसरा उस शहर के आदमी ने वैल्यू एडिशन किया कितने रुपए का, कितने का वैल्यू एडिशन किया, वो 40 में बेच रहा है तो उसने भी 20 रुपए का। ठीक है, और वो जो बिस्कुट फैक्ट्री है उसने वैल्यू एडिशन किया कितने का, 40 रुपए का, तभी तो 80 रुपए में जाके बेच रहा है वो 40 रुपए का। तो ये 3 बार इसमें वैल्यू एडिशन हुआ, पहले किसान के द्वारा, फिर शहर के आदमी के द्वारा, और फिर उस फैक्ट्री के द्वारा। अब देखिए कुल मिला के बात आ गई 80 रुपए की। ये जो आपने देखा यहां पर जो वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, अगर मैंने जो प्रोडक्ट खर्च हुआ यानी जो लगाया, जैसे उस शहर के आदमी ने क्या लगाया होगा जिससे कि 20 रुपए की चीज 40 रुपए में बेची, उसने पैकेजिंग की, उसने साफ सफाई किया, उसने मजदूरी, उसने अपना जो खर्च किया लाने ले जाने में, ये सब खर्च किया उसने और उसको 40 रुपए में बेचा। तो वो जो इंटरमीडिएट खर्चे हुए उसको आपको माइनस कर देना है और हर एक बार ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो
जब हर बार आप माइनस करते जाओगे इंटरमीडिएट गुड्स को तो हर बार वैल्यू एडिशन निकलते जाएगा, और सारे वैल्यू एडिशन को जब आप ऐड कर दोगे तो वही प्राइस निकल के आएगा जो फाइनली बेचा गया था। वो इस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाता है। ऐसे बड़े एग्जाम्पल ले लीजिए, सारे सेक्टर को ले लीजिए, वो तो आपको जीबीए में हमने अलग से एक टॉपिक में पहले भी बताया है और यहाँ पर भी क्लियर हो गया, और एक टॉपिक अलग से हम आपको करवाएंगे जिसमें जीबीए और जीडीपी का डिफरेंस भी बताएंगे, और जीबीए वर्तमान में क्यों उपयोग में लाया जाता है ये भी हम अच्छी तरह आपको समझा देंगे। लेकिन यहाँ पर आप इतना समझ गए होंगे कि जीबीए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो किस तरीके से आउटपुट वैल्यू में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस किया जाता है। और यहाँ पर एक फायदा ये होता है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी उसमें मदद कर रहे हैं उसको चेंज करने में, वैल्यू को चेंज करने में, तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें एडिशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जीडीपी की वैल्यू जानने के लिए, जीडीपी की वैल्यू तक पहुंचने में जितने भी प्रोड्यूसर्स, जितने भी लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया है, उनका अलग अलग किसने कितना कंट्रीब्यूशन किया ये मालूम पड़ जाता है। किसान ने कितना कंट्रीब्यूशन किया तो 20 का किया, उसके बाद उस शहर के व्यक्ति ने कितना कंट्रीब्यूशन किया तो उसने भी 20 का कंट्रीब्यूशन, क्या क्या लगाया ये पता चल जाता है। फिर उस फैक्ट्री ने कितना कंट्रीब्यूशन किया तो 40 लगाया, तो वो 40 रुपए लगाने में उसने क्या क्या बदलाव लाए। तो इन सब चीजों को अगर हमें जानना है तो हमें ग्रॉस वैल्यू एडिशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसमें भी वही सब चीजें आएंगी, जैसे जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट निकालिए, सबसे ज्यादा आजकल इस्तेमाल होता है जीबीए फैक्टर कॉस्ट और जीबीए बेसिक प्राइस। तो इसको आपको समझ लेना है। जब आप जीबीए फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे किसी भी चीज का, कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर का हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, है ना, जो आपने पढ़ा भी है इसको प्रोडक्ट मेथड में, बहुत डिटेल में करवाया है हमने। तो देखिए फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या चीज चाहिए, लैंड, लेबर, है ना, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में जितनी भी चीजें लगाई गई, जितने भी फैक्टर लगाए गए, सबकी वैल्यू को ऐड कर लीजिए, है ना, तो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकल जाएगा फैक्टर कॉस्ट पे। अब अगर बेसिक प्राइस पे ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट। अब याद हो गया होगा आपको, क्या चीज जोड़ना पड़ेगा, प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, प्रोडक्शन सब्सिडी को घटाना पड़ेगा। ग्रॉस वैल्यू एडिशन फैक्टर कॉस्ट प्लस इसमें जोड़ देंगे प्रोडक्शन टैक्स, क्या घटा देंगे, प्रोडक्शन सब्सिडी, क्या बन जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस। अब अगर इसको मार्केट प्राइस पे ले जाना है, जीबीए एमपी, है ना, जब हमने इसको प्रोडक्ट मेथड का आपको बताया था तो वहां जीडीपी एमपी और जीबीए एमपी दोनों को हमने बताया था आपको कि जनरली होता यह है कि जीडीपी एमपी और जीबीए एमपी एक जैसा आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालते हैं ना तो हर बार वैल्यू एडिशन पता होता है आपको, किसने कितना वैल्यू एडिशन किया, यही इसकी खासियत है। तो जब आप जीबीए एमपी निकालेंगे तो क्या होगा, जीबीए बीपी तो है ही आपके पास, उसमें क्या चीज जोड़ देंगे, प्रोडक्ट टैक्स जोड़ देंगे, और अगर कोई सब्सिडी सरकार ने दी है प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, जीबीए एमपी। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार जीबीए एमपी, जीडीपी एमपी, इसमें अंतर क्या है। तो देखिए अगर आपने जीडीपी एमपी निकाला है, जीडीपी एमपी फाइनली निकाला है, तो उसमें यही होगा कि ये जो बेसिक प्राइस है, जनरली जीबीए जो होता है उसका यूज बेसिक प्राइस के लिए किया जाता है। तो जीबीए एट बेसिक प्राइस में जब आप प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ देंगे और उसमें से प्रोडक्ट सब्सिडी को घटा देंगे तो आपका बन जाएगा जीबीए एट मार्केट प्राइस। तो यही चीज लिखा रहता है, जीबीए एट बेसिक प्राइस लिखा रहेगा कि भाई बेसिक प्राइस पे ये उत्पादन हुआ। उससे क्या होता है, अगर जीबीए बेसिक प्राइस दिखाएंगे, जनरली होता है आंकड़े जब देखने को मिलते हैं तो यही होता है, अगर टैक्स को अलग से दिखाना है कि सरकार ने कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए तो क्या दिखाना पड़ेगा, पहले जीबीए बेसिक प्राइस दिखाइए और उसमें प्रोडक्ट टैक्स बता दीजिए, तो टैक्स अपने आप अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप जीडीपी निकाल रहे हैं तो जीडीपी में तो इंक्लूडेड है ना, तो आप नहीं बता पाएंगे कि भाई टैक्स से कलेक्शन कितना हुआ और
केवल फैक्टर कॉस्ट से कलेक्शन कितना हुआ। तो इसीलिए जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीबीए बेसिक प्राइस बहुत काम की चीज हो जाती है। तो जीबीए बेसिक प्राइस में अगर आप प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ दें और प्रोडक्ट सब्सिडी को घटा दें तो जीबीए एट मार्केट प्राइस बन जाता है। अब हम आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं और उन आंकड़ों से आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि कोई आंकड़ा बड़ा क्यों होता है और कोई आंकड़ा थोड़ा छोटा क्यों होता है। यानी जीडीपी, जीएनपी और जीबीए, ये तीन आंकड़े हम आपको बता देते हैं जिससे ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों ने जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी के बारे में जान लिया है। फिर बीच में हमने आपको ग्रॉस वैल्यू एडिशन की भी चर्चा की है। इसके अलावा आप लोगों को जो हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग से संबंधित जो बहुत से शब्द इस्तेमाल होते हैं उनकी भी चर्चा हो चुकी है। प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्ट सब्सिडी, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये सब चीजों को हमने लिंक करके आपको बताया। अब हम चाहते हैं कि आपको थोड़े ये आंकड़े आपके सामने आ जाएं जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि कोई आंकड़ा ज्यादा क्यों होता है और वो कैसे आपके फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। देखिए यहां लिखा है हमने रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी, जैसे ही हम रियल शब्द बोलेंगे मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं बेस ईयर पर आधारित जीडीपी है। बेस ईयर मतलब जैसे अभी जो बेस ईयर है हमारे देश में है वो 2011-12 का है। कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट रियल प्राइस, कांस्टेंट प्राइस एट बेस ईयर, इसमें 2019-20 का। देखिए ये आंकड़े केवल समझने के लिए हैं, इनकी आप टैली करेंगे या प्रामाणिकता के ऊपर जाएंगे तो उतना हमारा मकसद नहीं है। सिर्फ ये बताने के लिए कि एक जनरल आइडिया के लिए कि कैसे इसमें वैल्यूज में चेंज होते हैं। क्योंकि आपने देखा जीडीपी था, फिर जीएनपी था, फिर एनएनपी था, तो कैसे चेंज होता है वैल्यू ये, क्योंकि सब में थोड़ा कैलकुलेशन में अंतर आता है। तो देखिए यहाँ पर जब आप रियल जीडीपी निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, 145.66 लाख करोड़ रुपीस 2019-20 का एक मान लीजिए आंकड़ा है ये। अब यही आंकड़ा आप मार्केट प्राइस पर निकालिए, ये कांस्टेंट प्राइस पर है 2011-12 की कीमतों के आधार पर, और ये मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ कि जिस कीमत पर वर्तमान में चीजें खरीदी या बेची जा रही है। तो आप मन में सोचिए कि ये इस रियल जीडीपी से ज्यादा होगा या कम होगा। आप बोलेंगे स्वाभाविक है ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये 2011-12 की कीमतों पर है और ये 2019-20 में जो कीमतें वस्तुओं और सेवाओं की थी उसके, तो आप खुद ही समझ गए कि देखिए ये कितना ज्यादा हो गया, इससे लगभग 60 लाख करोड़ ज्यादा हो गया। 203.40 लाख करोड़, 203.40, और ये कितना था कांस्टेंट प्राइस पर, 145.66 लाख करोड़। इसका मतलब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है दो चीजें, या तो हमने प्रोडक्शन बहुत बढ़ाया है या फिर ऐसा हुआ कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। इन्फ्लेशन दो चीजों से बढ़ेगी। ये इतनी जो 60 लाख करोड़ की जो कीमत आई है ये दो कारणों से होगी। या तो आपने कीमत अगर ज्यादा नहीं बढ़ी लेकिन आपने प्रोडक्शन खूब बढ़ा दिया, सब वस्तुओं की सेवाओं का प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसकी जो वैल्यू जब ऐड हुई, काउंट हुई तो ज्यादा हो गया। और एक दूसरा कारण भी होगा, अगर वस्तुओं की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, और अगर कीमतें ज्यादा बढ़ गई और उत्पादन ज्यादा नहीं बढ़ा तो देश के हित में नहीं है। फायदेमंद तब होगा जब कीमतें कम बढ़े, उत्पादन, प्रोडक्शन यानी कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़े, और उससे अगर आपका ये जीडीपी बढ़ रहा है तो ये खुशी की बात है। ठीक, तो ये दो चीज हो गया, आपके सामने आ गया। अब ये जो जीडीपी इसको क्या बोलते हैं, जो करंट प्राइस पर निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी। करंट प्राइस पर जीडीपी है ना, यही बोलेंगे ना, नॉमिनल जीडीपी। तो कई बार आपने देखा होगा नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत जो है विश्व में 5वें नंबर का देश है। यूनाइटेड स्टेट, चाइना, देन जापान एंड जर्मनी। जापान, जर्मनी, ये यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी के बाद इंडिया आता है। 5वें नंबर का है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर, यानी कि करंट प्राइस के आधार पर, यानी कि मार्केट प्राइस के आधार पर।
ठीक, तो ये रियल जीडीपी और ये नॉमिनल जीडीपी। अब एक तीसरी जीडीपी भी आप लोगों ने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा है, जीडीपी एट पीपीपी यानी परचेजिंग प्राइस पैरिटी। परचेजिंग जब क्या बोलते हैं, हाँ परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, हाँ ठीक सही है, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब हमने बताया था कि ये क्या करते हैं कि किसी देश की मुद्रा को कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल करेंसी से, जो जनरली यूएस डॉलर में होता है किसी भी देश की। अब उस टोटल करेंसी से कितना प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं, कितनी वस्तु कितनी सेवा खरीद सकते हैं, उसके आधार पर जब आप जीडीपी फॉर्म करेंगे तो ये हमारे देश का अभी 2020 का ये था, प्रोजेक्टेड था ये 20 का, पिछले साल का, ये 12.363 ट्रिलियन डॉलर का है। 12.363 ट्रिलियन डॉलर का ये जो है हमारे पास ये जीडीपी का प्रोजेक्टेड डाटा था पिछले साल का। ये थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है ना, तो इसीलिए आप एक समझने के लिए कि देखिए जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी भी निकालते हैं, लेकिन जब परचेजिंग पावर पैरिटी निकालेंगे तो उस हिसाब से निकालेंगे कि हम बहुत से देशों में वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों की तुलना करना चाहते हैं, और तुलना ऐसे कि उस टोटल वैल्यू को डॉलर में कन्वर्ट करके फिर तुलना करेंगे। तो वो परचेजिंग पावर पैरिटी वाला जो आप क्लास है उसमें थोड़ा देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको पता चल गया। अब जीडीपी से बाहर निकलिए, अब जीडीपी हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब चलिए ग्रॉस नेशनल इनकम है ना, जीएनपी भी बोल सकते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अब ये बताइए कि ये है जीडीपी और ये है जीएनपी। तो जीडीपी में क्या होता है, देश की सीमाओं के भीतर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है ना। लेकिन जीएनपी में क्या होगा कि देश की सीमाओं के भीतर जो हमारे देश के लोगों ने उत्पादित किया है और हमारे ही लोगों ने दूसरे देशों में जाके जो उत्पादित किया है, दोनों को जोड़ना है, और दूसरे देश के लोगों ने जो हमारे देश में उत्पादित किया है उसकी वैल्यू को घटा देना है। तो ये देखिए ये आया 144.05 लाख करोड़, यानी कि ये जीडीपी से थोड़ा ज्यादा हो गया या कम। एक मिनट, ये जो है ये कांस्टेंट प्राइस पर है, ठीक है। ये जो बात हम कर रहे हैं ना अभी ये ग्रॉस नेशनल इनकम का, क्योंकि इसे हम ये आपको करंट प्राइस पर भी बताएंगे, अभी हम बता रहे हैं कांस्टेंट प्राइस पर, है ना, कांस्टेंट प्राइस पर। और ये जो रियल जीडीपी निकाला था ये क्या था, कांस्टेंट प्राइस पर। कितना आया था 145.66 लाख करोड़, और यही कांस्टेंट प्राइस पर ये ग्रॉस नेशनल इनकम कितना आया 144, मान लीजिए यही आंकड़ा, कितने लाख करोड़ का अंतर हो गया, 1 लाख करोड़ का। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों ने बाहर जाकर के कम कमाया और दूसरे देश के लोगों ने हमारे देश में आकर ज्यादा कमाया, तो इसीलिए वो 1 लाख करोड़ जो है ग्रॉस नेशनल इनकम में कम दिखा रहा है। आ गया, क्लियर हो गए। तो देखिए ये इस तरह से आंकड़ों को आप, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आप देखते ही समझ जाएंगे कि आखिर बात क्या है। अब इसी को देखिए कांस्टेंट प्राइस पर बात कर रहे हैं अभी। नेट नेशनल इनकम में देखिए एनएनआई, नेट नेशनल इनकम में क्या हो जाता है, जो ग्रॉस नेशनल इनकम है उसमें से क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। अब आप डेप्रिसिएशन घटा रहे हो, यानी कि जो कल पुर्जे मशीनरी पिछले साल जितनी कीमत थी उतनी नहीं लेना है अगले साल। तो अगर आप डेप्रिसिएशन यूज करोगे तो क्या 144 लाख करोड़ होगा, नहीं होगा, कीमत कम हो जाएगी। तो ये देखो कम हो गई, और ये कांस्टेंट प्राइस पर निकल रहा है, 2011-12 के बेसिक प्राइस पर चल रहा है ये काम, तो 127.33। अब अगर आप जीबीए बोलेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इसे भी अगर बेसिक प्राइस पर, जीबीए जनरली बेसिक प्राइस पर निकाला जाता है। जीबीए बेसिक प्राइस होता है। बेसिक प्राइस मतलब क्या हुआ, फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स को ऐड कर दिया और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर दिया। अब देखिए जीबीए क्या हुआ, जीबीए अगर बेसिक प्राइस निकाला कांस्टेंट प्राइस पर तो ये देखिए कितना आ गया 133.01 लाख करोड़। ग्रॉस वैल्यू एडिशन है ये, ग्रॉस वैल्यू एडिशन,
ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो इस तरह से ग्रॉस वैल्यू एडिशन आपने बेसिक प्राइस पे निकाल लिया, कांस्टेंट प्राइस पे। ये जो है आपने ग्रॉस वैल्यू, ये जो है जीडीपी आपने कांस्टेंट प्राइस पे निकाला 145.66 लाख करोड़। अब ये जो था, ये जो वैल्यू था ये कांस्टेंट प्राइस पर था, ये मार्केट प्राइस पर है ना, मार्केट प्राइस पर। अब देखिए ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन कांस्टेंट प्राइस पर 133.01 लाख करोड़ है और रियल जीडीपी जो है ये 145.6 लाख करोड़ है। अगर ये बेसिक प्राइस पर है तो क्या चीज इसमें नहीं है, इसमें प्रोडक्ट टैक्स ऐड नहीं होगा अगर ये बेसिक प्राइस पर है तो। क्लियर हो गई बात, इसीलिए ये वैल्यू ज्यादा आ रहा है। अगर इसमें प्रोडक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे तो ये लगभग इसी के बराबर आ जाएगा। ये कंडीशनल मैंने बताया बेसिक प्राइस को समझने के लिए, मार्केट प्राइस तक जाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपको ये रियल जीडीपी हो गया और नॉमिनल जीडीपी हो गया, परचेजिंग पावर पैरिटी हो गया, ग्रॉस नेशनल इनकम आपने देख लिया, नेट नेशनल इनकम देख लिया, ग्रॉस वैल्यू एडिशन देख लिया। अब यही जो फैक्टर्स हैं इनको जरा आप करंट प्राइस पे देखिए। करंट प्राइस मतलब जो मार्केट प्राइस है, यानी 2019-20 की जो वैल्यू है, 2019-20 की वैल्यू में ग्रॉस नेशनल इनकम GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम कितना होगा 201.18 लाख करोड़, 201.18 लाख करोड़। ये ग्रॉस नेशनल इनकम करंट प्राइस पर क्या था 144.05 और ग्रॉस नेशनल इनकम करंट प्राइस पर कितना हो गया 201। आप तो समझ सकते हैं कि भाई अगर हम 2011-12 की कीमतों पर चीजों को निकालेंगे और उस समय जितनी वैल्यू आज है उसकी तुलना में उस समय कीमत कम थी और वो कीमत इन्फ्लेशन के कारण बढ़ी, तो देखिए ग्रॉस नेशनल इनकम क्या हो जाएगा 2019-20 की कीमतों पर 201, यानी लगभग जो है 60 लाख करोड़ के आसपास जो है ये वैल्यू बढ़ गई इसकी। अब इसी तरह से नेट नेशनल इनकम क्या होगा, नेट नेशनल इनकम यहाँ कांस्टेंट प्राइस पर था 127.33 लाख करोड़। अगर नेट नेशनल इनकम आप करंट प्राइस पर निकालेंगे तो कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, तो ये देखिए 180.00 लाख करोड़ हो गया। और एक लास्ट चीज बची है ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, है ना, मतलब करंट प्राइस पर। करंट मतलब वर्तमान में जो कीमत है जिसको हम लोग मार्केट प्राइस भी कहते हैं। तो ये देखिए 183.43 लाख करोड़। कहने का मतलब है कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सारे वैल्यूज जो हैं ये नेशनल इनकम को समझने के लिए जरूरी हैं। और जब तक आप इकोनॉमिक्स में इन नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तब तक, जब तक ये आंकड़े मैगजीन्स में, पेपर्स में आते रहेंगे कि जीडीपी में इतना ग्रोथ हुआ, जीएनपी में इतना ग्रोथ हुआ, ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऐसे निकाला गया, जब तक ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझेंगे, इसके अंदर टैक्सेस कहां जुड़े हुए हैं, कहां पर प्रोडक्शन टैक्स जुड़ा है, कहां पर प्रोडक्ट टैक्स जुड़ा है, कहां पर बेसिक प्राइस है, कहां पर फैक्टर कॉस्ट है, इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए हमने विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी है। अगर आपने इन सारे वीडियोस को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की तो मैं निश्चित रूप से ये समझ सकता हूं कि आपको इकोनॉमिक्स समझने में और पढ़ने में काफी मदद मिलेगी। और फर्दर एक जो इसी टॉपिक पर एक और आपको क्लास, अगली क्लास आपके सामने आएगी जिसमें हम आपको ग्रॉस वैल्यू एडिशन और जीडीपी के बीच का एक कंपैरिजन भी बताएंगे। इसको लेकर के भी लोगों में काफी कंफ्यूजन रहता है, तो उसको भी हम आपके सामने लाएंगे। हाँ, आपसे मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है कि आप जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर कीजिए, और इसके अलावा आप उसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इस तरह से आप हमें इस अपने काम को और बेहतर ढंग से करने के लिए मोटिवेट भी कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को आपने वीडियो को अच्छी तरह देखा, सुना और समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।